ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इस पूरे वीक बाजार कैसा रहा, किस तरह का कारोबार ये सत्र इस हफ्ते रहा है और इसके अलावा अगले हफ्ते किस तरह के इवेंट्स पर आपकी नजर रहेगी, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और कौन से लेवल्स अहम होंगे नेक्स्ट वीक, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि कारोबार कैसा रहा बाजार में। अगर निफ्टी पर नजर डालेंगे तो 17,500 का जो लेवल था वो भी तोड़ दिया आखिरी कुछ घंटों में और करीब करीब 55 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वहां पर भी दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल था और 280 अंक नीचे बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। लेकिन पूरे हफ्ते बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है ये भी समझ लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए किस तरह की ट्रेडिंग देखी गई है इस पूरे हफ्ते, कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर की अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला और कौन कौन से सेक्टर थे जो कि लीड कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार ने सुस्ती के साथ ही ट्रेड कर दिखाया, क्योंकि 3 दिन का हफ्ता था और ट्रंकेटेड वीक है। आज ही वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिली। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन से ही कॉशियस नजरिया था और ट्रेडर्स स्क्रीन में भी लगातार हम आपको बता रहे थे कि आप भी कंसर्न्स के साथ ही कॉशियस अपना नजरिया जो है उसे बनाकर रखिएगा और ऐसा ही कुछ आज भी हमने क्लोजिंग के समय और दिन भर भी देखा। इस पूरे हफ्ते के ट्रेंड को अगर समझें, इस पूरे हफ्ते निफ्टी में करीब 2% तक की गिरावट देखी जा चुकी है। वहीं मिड कैप में करीब 1-1.5% की कमजोरी, स्मॉल कैप भी 1-1.5% तक लुढ़कता हुआ हम देख चुके हैं और सेंसेक्स में भी 2% तक की कमजोरी देखने को मिली। इस बीच सेक्टोरल इंडेक्स अगर समझने की कोशिश करेंगे, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा तो रियल एस्टेट, सीमेंट, कुछ सेक्टर्स थे, डिफेंस भी था जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन आज और इनफैक्ट 3 दिन के ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करेंगे, पूरे हफ्ते एनर्जी स्पेस ने अच्छी तेजी दिखाई है। 2-2.5% तक की बढ़त निफ्टी एनर्जी स्पेस की तरफ से आते हुए हमने देखी। डिक्लाइनिंग सेक्टर्स, इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स, कई सारे पॉकेट्स थे जहां पर कमजोरी ही देखने को मिली थी, जैसे कि मेटल, ऑटो, फाइनेंस, ये तमाम सेक्टर्स 1.5 से लेकर 2% तक की कमजोरी पूरे हफ्ते के बीच दिखा चुके हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल, निफ्टी बैंक अगर देखेंगे, पीएसई, एफएमसीजी, हर तरफ हमने बिकवाली का दबाव ही देखा। इस बीच गेनर्स, अगर निफ्टी गेनर्स ऑफ द वीक की बात करें, कौन से स्टॉक्स थे जो पूरे हफ्ते में अच्छी तेजी दिखा पाए या परफॉर्म कर पाए, वो सूची में सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल देखिए, क्योंकि पूरे हफ्ते के दौरान ये स्टॉक ने 3% तक की तेजी दिखाई और आज के सेशन में भी अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज रहा। ओएनजीसी और सन फार्मा इनके ठीक पीछे 1-1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील 1-1.5% तक की तेजी भी यहाँ पर नोटिस करने वाली है, क्योंकि पूरा हफ्ता ही सुस्ती भरा निकलता हुआ दिखा और ऐसे में अगर 1.5 से लेकर 3% की तेजी भी किसी स्टॉक ने दिखाई है तो वो भी यहाँ पर काबिले तारीफ है। इस बीच लूजिंग ट्रेंड या फिर लूजिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, हिंडाल्को का स्टॉक देखिए 3 दिनों में 6% तक लुढ़कता हुआ दिख चुका है। आज अपने आप को संभालने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन 3 दिनों में बिकवाली का दबाव ही स्टॉक में देखने को मिला। टाटा मोटर्स, विप्रो, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स करीब 4 से लेकर 5% तक की कमजोरी आज पूरे हफ्ते में दिखा चुके हैं। तो क्लियरली हमने पूरा हफ्ता सुस्ती भरा देखा, एक वेकेशन मोड में बाजार चलता हुआ दिखा। वीकली एक्सपायरी भी आज होती हुई दिखी, क्योंकि कल से लेकर बाजार जो है 4 दिनों के लिए बंद है। 2 दिन के मार्केट हॉलीडेज हैं, उसके बाद सैटरडे संडे का वीकेंड है। सोमवार को ट्रेंड कैसा होता है देखना होगा, लेकिन आज जब वीकली एक्सपायरी कटती हुई दिखी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, साथ ही मिड कैप स्पेस की तरफ से हमने कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग लाल निशान पर देखी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। तो छोटा कारोबारी हफ्ता था, वीकली एक्सपायरी भी थी, उतार चढ़ाव भरा माहौल जरूर था बाजार में, लेकिन जो क्लोजिंग हमने देखी वो नीचे की तरफ ही थी। 17,500 के नीचे ही क्लोजिंग देखी गई। इस पूरे वीक में निफ्टी ने करीब -1.7% के रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी और सेंसेक्स में भी करीब 2% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए अब इस बीच एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर उनका। और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च अविनाश गुरशकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। एक छोटा कारोबारी हफ्ता था, उस लिहाज से हमने मोमेंटम ज्यादा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जब अगले हफ्ते हम खुलेंगे सोमवार को तो काफी एक्टिव रहेगा, क्योंकि अर्निंग को लेकर भी हम गेयर अप हो चुके होंगे। तो आज की क्लोजिंग को देखते हुए अगले हफ्ते के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए बाजार के लिए? तो मार्केट्स अगले हफ्ते अच्छे खासे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में खुलेंगे और मेरे ख्याल से आज तो वीकली एक्सपायरी थी तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी ज्यादा थी, बट अगले हफ्ते में मुझे लग रहा है कि काफी बड़े फ्रंटलाइन कंपनीज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मेरे ख्याल से मार्केट्स फॉलो करेगा
और जहाँ पे भी नतीजे अच्छे आएंगे आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल इंडेक्स की मूवमेंट करें तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन और एक क्लोज रेंज में ही मार्केट घूमेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट्स का सीजन है, तो मेरे ख्याल से लोगों का और इन्वेस्टर्स का सारा अटेंशन कंपनी फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो रेंज बाउंड सेशन रहेगा आने वाले समय में बाजार के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि अब एक एक करके नतीजे आएंगे तो नतीजों पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, तो कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच रखें। अविनाश जी, अर्निंग पर ही चर्चा करना चाहेंगे आपसे। इस बार की जो अर्निंग अब शुरू हो चुकी है आईटी कंपनी के, तो धीरे धीरे करके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और भी काफी बड़े नतीजे आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, जिनकी की हम बात भी करेंगे आगे। इस बार की अर्निंग्स में आप क्या देख रहे हैं? कौन कौन से सेक्टर पे आप बुलिश हैं और कहां पर इस बार आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा वीकनेस चौथी तिमाही में देखने को मिल सकती है? मुझे लग रहा है कि देखिए जो सेक्टर सबसे अच्छा चलेगा वो टेलीकॉम सेक्टर रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स है, भारती, रिलायंस, इनके नतीजे बहुत ही दमदार आएंगे। आरपूस भी बड़े हैं, ओवरऑल जो वॉल्यूम डेटा है वो भी काफी अच्छे तरह से बढ़ा है। तो टेलीकॉम एक डेफिनेटली आउट परफॉर्मर रहेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि क्लियरली आई थिंक जो कैपिटल गुड सेक्टर है यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। एल&टी, थर्मैक जैसी कंपनीज है। ऑटो कंपोनेंट्स में हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव आए, क्योंकि नॉट ओनली रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़े हैं, क्रूड के प्राइसेस भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली होगी। रही बात आईटी कंपनीज पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा, क्योंकि एट्रिशन और एम्प्लॉय कॉस्ट काफी बढ़े हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट फोकस्ड है वहां पे आपको कम प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक सेक्टर जैसे एफएमसीजी है, स्टील है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मार्जिन प्रेशर आए। कमेंट्री सारी कंपनीज की सुनना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े, तो इसका इम्पैक्ट मार्जिन पे आएगा। बिल्कुल, और इस बार के नतीजों में ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि जिस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना पड़ता है और फिर इस पूरे वित्त वर्ष के लिए किस तरह की कमेंट्रीज आती हैं तमाम अर्निंग्स में, ये देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अविनाश जी, अगर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करें तो इस पूरे हफ्ते हमने देखा, वैसे तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था, लेकिन सारे सेक्टर्स की चाल एक तरफ, जो एनर्जी स्पेस था वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि करीब 2% से ज़्यादा का रिटर्न एनर्जी सेगमेंट में देखने को मिला है। इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्पेस की कंपनियों पर, और क्या कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स हैं जहां पर कि आप फोकस कर रहे हैं खरीदारी करने के लिहाज से? देखिए, एनर्जी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो पावर जनरेशन कंपनीज है और पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनियां है, वहां पे आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज है वहां पे भी डेफिनेटली अभी भी $100 क्रूड के ऊपर काफी अच्छा मुनाफा कमाएगी। तो मेरे ख्याल से पावर जनरेशन में हमको टाटा पावर, टोरेंट पावर काफी पसंद है। ट्रांसमिशन की बात करें तो आरईसी एक अच्छा विकल्प है, तो यहाँ पे भी अच्छा मुनाफा बन सकता है। प्लस जो सिटी गैस कंपनीज है जैसे कि महानगर गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस है, काफी सिग्निफिकेंटली इन्होंने अपनी कीमतें बढ़ाई है, तो इस बात का ये क्लियर रिफ्लेक्शन है कि इनके पास काफी अच्छी प्राइसिंग पावर है। तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी स्पेस में सिटी गैस कंपनीज और पावर जनरेटिंग कंपनीज ये अच्छी तरह से आगे भी फोकस में रहेगी। तो यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि कहीं भी कोई कमजोरी आती है, मार्केट करेक्ट होता है, तो इनको एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो कोई भी करेक्शन आता है ये स्पेस काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, इनको और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अपने आपको एक फंडामेंटल नज़रिया बताया, लेकिन एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं और अगले हफ्ते बाजार की चाल कैसी रह सकती है, चार्ट्स पे निफ्टी कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। और कुणाल बोथरा जी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर शेयर की है और नरेश मेरानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बताएंगे कि अगले हफ्ते बाजार की चाल कैसी रह सकती है। तो दोनों के व्यूज आपको एक बार सुनवा देते हैं। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये जो मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा नेक्स्ट वीक वो अभी भी शायद चॉपी रह सकता है। हम एक ड्रैग काइंड ऑफ अ मार्केट जोन में आ गए हैं जिसमें काफ़ी सेक्टर चर्न्स हो रहे हैं। लास्ट वीक जैसे हमने देखा कि आईटी और मेटल्स में सेलिंग आई थी, बैंक स्टॉक्स में थोड़ी सी रेजिलियंस या थोड़ी सी रिकवरी हमने देखी थी, फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमने अच्छी रिकवरी देखी थी। तो मेरे अनुमान से एक बैलेंस मोड चल रहा है इंडाइसेस के लिए, तो ये मोड शायद कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए भी। 17,200 17,800 का एक ब्रॉड रेंज रह सकता है इंडाइसेस के लिए। जो लोअर एंड की रेंज थी, जो 17,500 की जो सपोर्ट थी, वो भी हम देख रहे हैं कि ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से
निफ्टी स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते के लिए यह है कि 17,350 का स्टॉप लॉस है और 17,400 से 500 में बाइंग करना चाहिए। 550 तक बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 17,800 से 18,000 में आता है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि स्लो एक यहाँ से रिकवरी हो सकता है 17,400-500 से। और जो मार्केट गिर रही है उसका भी रीजन ये है कि अगर हम देखें जो एचडीएफसी बैंक है जिसका वेटेज निफ्टी में 15 से 17% है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो वो 10-12% है। तो जब ये 25-28% ऑफ द इंडेक्स अगर स्लोली ड्रिफ्ट लोअर हो रहा है तो रिकवरी कैसे आएगा? मेरा मानना ये है कि ये दोनों में भी थोड़ा रिकवरी आ सकता है एक लोअर लेवल्स के बाद। सो ओवरऑल निफ्टी पे व्यू यही है 17,350 के स्टॉप लॉस से बाइंग करना है डिप्स पर और टारगेट रखना है 17,800 से 18,000। बिल्कुल, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो चार्ट्स के हिसाब से भी और जो एक्सपर्ट भी सुझा रहे हैं 17,350 17,500 ये एक दायरा है जहां पर कि निफ्टी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और अगर इस लेवल के बीच आता है तो एक खरीदारी की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऊपर की तरफ के भी आपको लेवल्स यहाँ पर सुझा दिए गए हैं। अविनाश जी, ये जो गिरावट हमने देखी वीकली एक्सपायरी में और आखिरी कुछ घंटों में, इसमें सबसे बड़ी वजह थी HDFC ट्विंस में गिरावट देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इनका। तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक दोनों में ही हमने गिरावट देखी है। ऑफ कोर्स नतीजे भी आने वाले हैं, वो भी अवेटेड हैं, लेकिन ये जो स्तर दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ पर खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी तो HDFC बैंक और HDFC का मर्जर अनाउंस किया है ऑलरेडी। ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा HDFC AMC जैसी कंपनी जिनके पास जो भी म्यूचुअल फंड है जिनका बड़ा होल्डिंग है, वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड्स करेंगे और वो एडिशनल जगह और हेडरूम FIs को देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि FI की होल्डिंग बढ़ती है तो ऑब्वियसली ज्यादा रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी है। और नतीजे मुझे लग रहा है सबसे बड़े ड्राइविंग पॉइंट रहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आएगी और प्लस जो ग्रोथ आउटलुक के ऊपर बातें होंगी, वहां पे मार्केट को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि मर्ज्ड एंटिटी को बनने के लिए समय लगेगा, लेकिन अभी सारे लोग HDFC बैंक और HDFC को कंबाइंड रूप में देखना चाहते हैं। और ये डेफिनेटली आने वाले जो शनिवार के नंबर्स होंगे इसमें थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर गिरावट मिलती भी है मंडे को, मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक खरीदने का मौका होगा। बिल्कुल, नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी नजर रहेगी। उसके बाद थोड़ा करेक्शन अगर आता भी है तो वहां पर भी खरीदने के मौके मिल रहे हैं उन स्तरों पर। इसके अलावा अविनाश जी, कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स के बारे में बात करें तो एक और सेक्टर था जो कि काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, वो था फर्टिलाइजर स्पेस। उसको लेकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट और खबरें भी आ रही हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी लाने की बातचीत की जा रही है सरकार की तरफ से। ये जो पूरा स्पेस है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या व्यू बन रहा है आपको? कौन कौन से स्टॉक्स है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आप सुझाएंगे फर्टिलाइजर स्पेस में? मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर स्पेस काफी वेल पोजीशनड है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी आती है वो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार का सिनारियो अभी श्रीलंका में हमने देखा है, रशिया यूक्रेन में देखा है, तो ग्लोबली हमको लग रहा है एग्री ग्रेन की बड़ी क्राइसिस आने वाली है और यहाँ पे इंडियन कंपनीज को एक्सपोर्ट करने के अच्छे मौके मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स है, उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स है, यूनाइटेड फॉस्फोरस जो एग्रोकेमिकल्स में बड़ा प्लेयर है, इसमें डेफिनेटली निवेश के अच्छे मौके लगते हैं। अर्निंग्स क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल अगर मानसून ठीक ठाक आता है, जो अभी इस बार कहा गया है कि मानसून भी ठीक ठाक रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये भी एक प्लस पॉइंट है एग्री फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अगले 6 से 12 महीने में निवेश के मौके मिलेंगे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की अपेक्षा रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते कौन से बड़े इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर की नजर रहेगी। और अर्निंग सीजन भी अगर नजर डालें तो काफी सारे कंपनियों के, निफ्टी कंपनियों के नतीजे आएंगे। IT पैक पूरा का पूरा फोकस पे रहेगा। तो कहां पर नजर रखनी है आपको अगले हफ्ते और किस तरह की तैयारी पहले से करके रखनी है, ये भी समझ लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। विनी, बताइए। अगले हफ्ते मेन इंपॉर्टेंट जो क्यूज और रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए, स्टार्ट करते हैं रिजल्ट्स जो डोमेस्टिक फ्रंट पे है। वहाँ पे HCL टेक IT सेक्टर में जो रिपोर्ट करेंगे अपने अर्निंग्स 21 अप्रैल को। दूसरा भी है नेस्ले FMCG स्पेस में जो रिपोर्ट करेंगे अपने अर्निंग्स 21 अप्रैल को। उसके अलावा बड़े नेम्स जो है माइंडट्री है, टाटा मेटालिक्स है, टाटा कम्युनिकेशंस है, साइंट है, रैलिस इंडिया है, एंजल ब्रोकिंग, ICICI सिक्योरिटीज, ACC, ये सब इंपॉर्टेंट अर्निंग्स भी नेक्स्ट वीक में रिपोर्ट हो गए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्यूज है वॉच आउट करने के लिए,
डोमेस्टिक फ्रंट पे सिर्फ WPI का डेटा है जो है अप्रैल 18 को। उसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पे चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, GDP डेटा है नेक्स्ट वीक में। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है 20 अप्रैल को। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्यूज और अर्निंग्स है नेक्स्ट वीक के लिए वॉच आउट करने के लिए। ऑल राइट, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं और रिजल्ट्स हैं जहां पर कि हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इस पूरे हफ्ते बाजार की जो चाल थी उसमें मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। HDFC एसेट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CIO प्रशांत जैन का कहना है कि भारत में ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। इकोनॉमी के कोर सेक्टर में किसी तरह के रेगुलेटरी चैलेंज नहीं है, इसलिए इक्विटी इन्वेस्टर को महंगाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की अगर बात करें तो उनकी नजर कहां पर थी, आइए ये सब आपको सुनवा देते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनीज की जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ती है, तो कंपनीज के रुपए में उतनी ही ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इक्विटीज इन्वेस्टर को मेरे ख्याल से एक थोड़ा हाई इन्फ्लेशन से नहीं घबराना चाहिए। ऑफ कोर्स हाई इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है और उसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव वैल्यूएशंस पे पड़ता है। लेकिन मेरी समझ में इंडिया जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटीज का जो मेन रिटर्न आता है लंबे समय में वो ग्रोथ से है, और वैल्यूएशन में थोड़े चेंज से उसका असर काफी कम है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा लो ग्रोथ, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ का एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए। अब जो सभी हमारे इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स हैं उसमें किसी तरह का कोई रेगुलेटरी चैलेंज नहीं है। कंपनीज की बैलेंस शीट, बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, और इंफ्रा केपेक्स काफी बढ़ रहा है। हमको लगता है कि जो प्राइवेट केपेक्स है वो भी समय के साथ साथ बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो कि एक सेकुलर ग्रोथ इकोनॉमी है, तो हमें लगता है कि इसमें आने वाले वर्षों में एक अच्छी हम ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। सेक्टर्स की बात करूं तो मेरी समझ में, और ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, आई थिंक जो एक इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है और क्रेडिट ग्रोथ वापस बढ़ने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि ये बैंक्स के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि बैंक्स में एक उनके डिपॉजिट्स का एक अच्छा हिस्सा वो करंट या सेविंग्स अकाउंट में होता है, इसमें की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। और जैसे जैसे इंडिया में RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, कभी भी बढ़ाए, तो उससे भी बैंक्स का मार्जिन बढ़ेगा। तो और जो NPA साइकिल था इंडिया में वो पीछे है, वो खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों पे अच्छा आउटलुक है, और साथ में NPAs की प्रोविजनिंग कॉस्ट काफी कम रहेगी। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर बैंक्स। कमोडिटीज के लिए भी, जो इन कमोडिटीज के दाम ऊपर गए हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। हालांकि ये मार्केट्स काफी हद तक मेरी समझ में डिस्काउंट कर चुका है। हम रिफाइनिंग मार्जिन्स भी देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन्स भी बढ़े हुए हैं, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए भी अच्छा रहेगा। जहां तक IT का सवाल है, फार्मास्यूटिकल्स है या यूटिलिटीज है या टोबैको का जो बिजनेस है या टेलीकॉम है, इन 5 बिजनेसेस पर कोई विशेष प्रभाव इंटरेस्ट रेट्स का या इन्फ्लेशन का ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि IT फार्मा जैसा हम समझ सकते हैं, यूटिलिटीज तो एक बहुत स्टेबल सेक्टर है, टेलीकॉम भी एक यूटिलिटी जैसा ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं आता है। खाली हायर इन्फ्लेशन और हायर एनर्जी इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव प्रभाव बिजनेस पे पड़ सकता है मेरी समझ में, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर या कंज्यूमर कंजम्पशन वाले सेक्टर। ऑल राइट, तो ये थी राय दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट के व्यू हमने आपको सुनाया। प्रशांत जैन HDFC AMC से हमारे साथ जुड़े थे। अविनाश जी, अब आपके भी टॉपिक्स जानना चाहेंगे। इस माहौल में आपको कौन कौन सी कंपनीज पसंद आ रही हैं? मुझे पहली कंपनी जो मुझे पसंद है वो बेसिकली एक मैच मेकिंग और मैरिज रिलेटेड कंपनी है, जिसका नाम है matrimony.com। ये कंपनी बेसिकली पिछले 2 साल में कोविड के कारण में अंडर परफॉर्म करी थी, लेकिन अभी पहले 9 महीने के नंबर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा।
फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग है। इस साल करीबन 55 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, करीबन 22-23 रुपए की अर्निंग आएगी। मार्केट शेयर करीबन 60% है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 900 रुपए का टारगेट अगले 12-15 महीने में पॉसिबल है। तो एक अच्छा विकल्प है, काफी सस्ता स्टॉक है। और दूसरा MSTC नाम की कंपनी है जो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस चलाती है। इस कंपनी में हम देखें तो बेसिकली अभी 5G का स्पेक्ट्रम, बैंक के NPS यहाँ पे एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी लॉसेस इनके काफी कम हो चुके हैं, प्रोविजनिंग अभी बिल्कुल जीरो हो जाएगी FY23 में। तो यहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत दमदार रहेगी। स्टॉक थोड़ा सा 300 रुपए से चला है, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर और थोड़ा 6 to 12 मंथ्स कोई होल्ड करता है तो आने वाले 1-2 साल इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे 450 का टारगेट रहेगा। और तीसरा एक छोटा मिड कैप काउंटर है टाइम टेक्नो प्लस, जो बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है और CNG कंपोजिट सिलेंडर्स बनाती है। अभी CNG में फोकस है, तो यहाँ पे इनको काफी बड़े ऑर्डर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज वेल एज ऑटोमोबाइल कंपनी से मिला है। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि करीबन 105-110 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ये भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 6 से 12 महीने में दे सकते हैं। ओके, तो 6 से 12 महीने का व्यू है और इसमें देखिए मैट्रिमोनी 900 के लेवल्स आप देखने को मिल सकते हैं। MSTC में भी 425 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और टाइम टेक्नो स्मॉल कैप कंपनी है, 105 के लेवल्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट भाव पर आप खरीदारी कर सकते हैं, अच्छे टारगेट्स यहाँ पर देखने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और मार्केट एक्सपर्ट का व्यू आपको सुनवा देते हैं। मिहिर वोरा के CIO ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार के लिए घरेलू संकेत काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक ग्लोबल फैक्टर के कारण बाजार पर दबाव है। तो जो पेंट अप स्पेंडिंग जो हो रही है, जिस तरह से ओपनिंग अप ट्रेड है उसमें भी काफी एक्टिविटी बढ़ रही है सर्विसेज सेक्टर में, होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो थीम तो बिल्कुल आ रही है। मार्केट का जो इंक्रीमेंटल ड्राइवर है वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहा है लास्ट काफी सारे महीनों से। और हम SIP फ्लोज देखें, यूलिप फ्लोज देखें, तो और जिस तरह से ब्रोकरेज अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, वो लोकल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। बस हमें ये देखना है कि ये जो ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट थोड़ा चल रहा है, FIs की सेलिंग जो जारी थी काफी टाइम से और लास्ट 2-3 दिन में वापस सेलिंग आ गई है, तो ग्लोबल जो फ्लोज है वो एक टेलविंड हो जाए तो फिर मार्केट्स को अगला लेग मिल सकता है अपसाइड का। ऑलराइट, तो ये थे कुछ एक्सपर्ट्स का व्यू भी हमने आपको सुनवाया। अविनाश जी, एक बार फिर से नतीजों पर ही बात कर लेंगे। और हम अगले हफ्ते की जब इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे उसमें ज़्यादातर अब IT कंपनियों के नतीजे ऑलमोस्ट आ ही चुके होंगे, बड़े दिग्गज कंपनी के नतीजे भी आ चुके होंगे। ये जो नतीजे आ रहे हैं, TCS के नंबर्स भी हमने देखे, तो IT के नंबर्स की अगर बात करें तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री को आप वॉच कर रहे हैं इस बार? नहीं, मुझे लग रहा है कि 2 चीजें IT कंपनीज में इंपॉर्टेंट है पूजा। एक तो एट्रिशन का लेवल, दूसरा जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो काफी बढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से जो जो ऑर्डर विन्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने TCS में देखा कि रिकॉर्ड ऑर्डर विन्स पे इनकी पोजीशन अभी आई है। दूसरी बात, एट्रिशन अगले क्वार्टर में भी काफी खराब होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स हो सकता है कि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रहे, बट उसके बाद होपफुली अगर ऑर्डर विन्स कंटिन्यू होते हैं तो आपको डेफिनेटली IT कंपनीज में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी भी मैं यही कहूंगा कि कोई कमजोरी अगर इन स्टॉक्स में आती है तो खरीदने के मौके समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहेगा। फ्रंटलाइन कंपनीज में हमको लग रहा है HCL टेक, इन्फोसिस, TCS ऐसी कंपनीज है जो कोई भी गिरावट में कोई भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है। बिल्कुल, तो कोई भी कमजोरी आती है जो कि हमें अभी दिखाई भी दे रही है, हाल फिलहाल IT शेयर काफ़ी टूटे भी हैं, तो एक बैंक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। आने वाले जो आउटलुक है 2-3 महीने के पेइंग के बाद एक अच्छा ग्रुप स्टोरी IT स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और क्या कुछ नज़र भी रखनी है इस बार के नतीजों पर, ये भी हमने चर्चा की। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, सेक्टर पर अपने विचार देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।